ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसमें 1 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में से क्वेश्चन आ सकता है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। जो नेशनलिस्ट का सेंटिमेंट्स था, वो कंजर्वेटिव्स लोग उसे इस्तेमाल कर अपना पॉलिटिकल डोमिनेंस यूरोप के ऊपर इस्तेमाल अपना एस्टैब्लिश करना चाहते थे। तो जो मिडिल क्लास लोग थे, वो तो पहले ही लड़ाई कर चुके थे एक नेशनल यूनिफिकेशन के लिए, और उनको साथ मिल गया अभी प्रशिया के लार्ज लैंड ओनर्स, जिन्हें हम जंकर्स ऑफ प्रशिया भी कहते हैं। वो पहले ही एक लड़ाई कर रहे थे नेशनल बिल्डिंग एक्ट्स के खिलाफ, और उसे वो रिप्रेस कर दिए थे कॉम्बाइंड फोर्सेस ऑफ मोनार्की और मिलिट्री के साथ मिलकर। तो प्रशिया नेशनल यूनिफिकेशन का लीडरशिप लिया, और इसका जो मेन आर्किटेक्ट था, जो चीफ मिनिस्टर था प्रशिया का, वो इसका मेन आर्किटेक्ट था, जिसका नाम था ओटो वॉन बिस्मार्क। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसका लीडिंग रोल था नेशन बिल्डिंग के लिए। और प्रशिया जो था, वो 3 लड़ाई लड़ा, 7 साल लगातार ये लड़ाई चला। और ये जो 3 बार हुआ, ये ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के अगेंस्ट में था। और ये 3 लड़ाई के बाद जब प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जो था, वो कंप्लीट हो गया था। तो जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया था 18 जनवरी 1871, ये डेट आप याद रखिएगा। इसमें नया जर्मन अंपायर बना, और इसका नया जो किंग था, जो एम्परर बना, वो था केसार विलियम वन। और ये सब हुआ था हॉल ऑफ मिरर्स इन द पैलेस ऑफ वर्सलेस में। और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का ये आउटकम निकला कि जो नए राजा बने केसार विलियम वन, वो स्ट्रॉन्ग इम्फेसिस दिए करेंसी, बैंकिंग सिस्टम और लीगल और जुडिशियल सिस्टम को एक मॉडर्नाइज करने में। और जो प्रशिया का जो मेजर्स था, वो जर्मनी के लिए एक मॉडल बन गया। अब हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में जानेंगे। तो इटली के यूनिफिकेशन में 4 लोगों का प्रमुख योगदान था। गुसिसिपी मजानी, चीफ मिनिस्टर केबोर, गुसिसिपी गरिबल्दी और विक्टर इमानुएल टू, जो कि राजा बने। तो 19th सेंचुरी के वक्त में इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। और जो इटालियन प्रिंसली हाउस थे, जो मतलब इटालियन जो बिलोंग करते थे, वो एक ही जगह था, सार्डिनिया पिडमोंट। और जो नॉर्दर्न पार्ट था, वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग रूल कर रहे थे। सेंटर में पोप का रूल था, और सदर्न रीजन में बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन का रूल था। तो इटालियन लैंग्वेज भी था, वो भी कॉमन फॉर्म एक्वायर नहीं कर रहा था, उसके भी बहुत सारे रीजनल और लोकल वेरिएशंस थे। तो जो गुस्सिपी मजानी है, उसका ये रोल था कि वो इनिशिएट किया था प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन को, और 1830s में वो स्टैब्लिश किया था सीक्रेट सोसाइटी ऑफ यंग इटली को। लेकिन उसका रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग जो था, वो फेल हो गया था 1831 में। तो इसके बाद सब जिम्मेदारी राजा विक्टर इमानुएल टू पे आ गई थी, और वो अपना जिम्मेदारी अपने चीफ मिनिस्टर केबोर को दे दिया। तो केबोर एक रिवॉल्यूशनरी भी नहीं थे और एक डेमोक्रेट भी नहीं थे, लेकिन वो एक वेल्दी और एजुकेटेड मेंबर में से थे, जो इटालियन एलाइट में थे। और वो फ्रेंच ज्यादा अच्छा बोलते थे इटालियन लैंग्वेज से। तो वो क्या किए, वो एक अलायंस बनाए, और फ्रांस के साथ मिलकर वो सर्डेनिया पिडमोंट फ्रांस के साथ मिल गए। तो वो ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिए 1859 में, और वहां पे वो फिर अपना राज फैला दिए। इस सब के बाद गुसिसिपी गरिबल्दी का रोल आया, जो एक लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स को ले गए और 1860 में मार्च कर गए किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज के अंदर और पेपल स्टेट्स के अंदर। फिर वहां पे वो लोकल पीजेंट्स का सपोर्ट लिए और स्पेनिश रूलर्स को भगा दिए। तो इसके बाद किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, जो सदर्न इटली में था, और पेपल स्टेट्स सब मर्ज कर गया एक किंगडम के अंदर, और एक राजा वहां पे बन गए, जो कि थे विक्टर इमानुएल टू के राजा बनने के बाद कुछ कुछ लोग ऐसे थे जो पीजेंट्स लोग थे, उन्हें ये भी नहीं पता था कि एक इटालिया कुछ होता है वर्ड, और वो ये समझने लग गए कि ला टालिया विक्टर इमानुएल की पत्नी का नाम है। अब हम द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन के बारे में जानेंगे। तो ब्रिटेन का केस इसलिए स्ट्रेंज था क्योंकि वहां पे कोई भी लड़ाई और रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, और वो एक बहुत लंबा प्रोसेस था, जिसके कारण ब्रिटेन एक नेशन स्टेट बना। आपके लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, सडन अपीवल और रिवॉल्यूशन। तो हम ये जानेंगे कि ब्रिटिश आइलैंड्स जो था, वो एथनिक था, और वहां पे इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश बहुत विभिन्न तरह के लोग रहते थे। वहां पे उनका अपना कल्चर और ट्रेडिशंस था। और जैसे ही इंग्लिश लोग पावर में आए, तो अपना इन्फ्लुएंस दूसरे आइलैंड्स की तरफ बढ़ाने लग गए। इंग्लिश पार्लियामेंट जो था, वो 1868 में मोनार्की से अपना पावर ले चुका था। तो उसके कारण वो इन्फ्लुएंस अपना बढ़ाने लगे दूसरे जगहों पे, और स्कॉटलैंड उसके कारण दब गया।
तो द एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ है 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, जिसके कारण यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म हो गया। तो जैसे ही इंग्लिश पावर में आ गया, उसके कारण जो कैथोलिक क्लैंस ऑफ इनहैबिटेड थे स्कॉटिश हाइलैंड्स के, वो टेरिबल रिप्रेशन को सफर कर गए। और इसके कारण जो स्कॉटिश पीपल थे, उन्हें अपना गेलिक जो उनका नेशनल लैंग्वेज था, वो उसे स्पीक करने से उन्हें रोक दिया जा रहा था। और बहुत सारे को तो अपने घरों से भी बेघर कर दिया गया था, और अपना नेशनल ड्रेस भी वो नहीं पहन सक रहे थे। और आयरलैंड के साथ भी यही सेम चीज हुआ। जो आयरलैंड का देश था वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स में डिवाइडेड था। तो इंग्लैंड क्या किया, वो प्रोटेस्टेंट्स का साथ दे दिया, और कैथोलिक कंट्री जो था आयरलैंड, वो दब गया और वो ब्रिटिश डोमिनेंस के कारण सप्रेस हो गया। जो वुल्फटन थे, जो इसे लीड कर रहे थे आयरलैंड को ब्रिटिश के खिलाफ, तो वुल्फटन और उनके यूनाइटेड आयरिशमैन को फोर्सिबली इनकॉर्पोरेट करना पड़ गया यूनाइटेड किंगडम में 1801 में, और एक नया ब्रिटिश नेशन बन गया थ्रू द प्रोपेगेशन ऑफ अ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। और जो नया ब्रिटेन बना, उसका सिंबल था ब्रिटिश फ्लैग यूनियन जैक, और नेशनल एंथम था गॉड सेव अवर नोबल किंग। तो हम इसमें देख सकते हैं ब्रिटिश लोग कितना चालाक था। अब हम विजुअलाइजिंग द नेशन के बारे में जानेंगे। तो 18th और 19th सेंचुरी में आर्टिस्ट लोग एक तरीका ले आए थे जिससे कि वो एक नेशन को पर्सोनिफाई कर सके, और ये रिप्रेजेंटेशन ऐसा था कि लगता था कि वो नेशन एक पर्सन है। जैसे इंडिया में हम भारत माता को पर्सोनिफाई करते हैं, वैसे ही ये पर्सोनिफिकेशन एक फीमेल फिगर के ऊपर था, और फीमेल फिगर कोई असली वुमेन नहीं थी रियल लाइफ में। ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था, और ये एल्गरी था नेशन का। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे ये जो फीमेल एल्गरी था, ये लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक के लिए स्टैंड होता था। फिर हमें इसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है कि इन फ्रांस, ये क्रिश्चियन नेम के ऊपर था जिसका नाम था मेरियाना, और जो मेरियाना थी वो लिबर्टी और रिपब्लिक के लिए स्टैंड होती थी। फिर हमें जर्मनी के बारे में बताया हुआ है कि जर्मन नेशन में जर्मेनिया नाम की एक एल्गरी थी, और वो ओक लीव्स पहनती थी जो कि स्टैंड होता था हीरोइज्म के लिए। यहाँ पे हमें एल्गरी का मतलब दिया हुआ है जो कि 1 मार्क्स में आ सकता है, और यहाँ पे जितने भी मीनिंग और सिंबल्स दिए हुए ये आप एक बार पढ़ ले, क्योंकि ये 1 मार्क्स में आने का इसका बहुत चांस है। अब हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म। इसमें हम सबसे पहले नेशनलिज्म का मतलब जानेंगे, जो कि आप जानते होंगे, जो कि देश के प्रति प्रेम रखना होता है। और इंपीरियलिज्म का यह मतलब होता है कि जब एक रिच और पावरफुल कंट्री दूसरे कमजोर कंट्री के ऊपर अपना कब्जा जमा लेता है, वो इंपीरियलिज्म होता है। तो बहुत सारे यूरोपियन पावर्स नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस को मैनिपुलेट किए और अपना इंपीरियलिस्ट एम्स जो था वो पूरा किए। और इसका हमें एग्जांपल दिखता है कि बाल्कन्स का, जो 1871 में एक नेशनलिस्ट टेंशन बन गया था। और बाल्कन्स रीजन में अभी का मॉडर्न डे में रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हेरेज़ेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो आता है। और इधर के इनहैबिटेंट्स को हम स्लाव्स बोलते थे। ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा जितने भी देशों का नाम है, क्योंकि ये एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा। बाल्कन्स ओटोमान अंपायर के अंदर आते थे। धीरे धीरे ये अपने ओटोमान अंपायर से डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो गया, और ये इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लग गया अपने आप को। बाल्कन्स जो अलग अलग जगह मैंने बताया आपको, यहाँ पे रिबेलियस नेशनलिटीज थे, और ये अपने आप को इंडिपेंडेंट करने लग गया। तो ये जो बाल्कन्स था, ये एक एरिया बन गया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट का। और यहाँ पे जो बड़े बड़े यूरोपियन देश थे, जैसे कि रशिया, जर्मनी और इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगरी, ये बहुत अपना पावर बढ़ाना चाहते थे और बाल्कन रीजन पे अपना कंट्रोल जमाना चाहते थे। तो इसके कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नेशनलिज्म अलाइन हो गया था इंपीरियलिज्म से, और इसी के कारण फिर एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स होने लग गए, और फिर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जगने लगे लोगों में, और नेशनल स्टेट्स के लिए फिर वो इंस्पायर हुए, जिसके कारण अ सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी फिर से बना। और फिर अब हम जानेंगे कि नेशन स्टेट का कंसेप्ट नेचुरल और यूनिवर्सल हो गया है। तो ये था हमारा चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर बताएं, और आगे कौन सा टॉपिक फिर चैप्टर आपको पढ़ना है ये भी मुझे बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।